सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का क्लास कुछ खास क्लास है। प्रतिदिन की तरह चंद्रशेखर वर्मा सर आज भी पढ़ाएंगे, लेकिन आज मैं इनके साथ राजेश प्रजापति इस क्लास पर जो है विचार विमर्श करते हुए हम लोग पढ़ाएंगे, जिससे कि आप लोगों को समझने में जो है ज़्यादा आसानी हो। तो लेट न करते हुए हम लोग विषय वस्तु को शुरू करते हैं। और चूँकि इसके पहले आपने जो है कक्षा 6 की जो है पृथ्वी और हमारा जीवन विषय है भूगोल का, इसका जो पार्ट 4 तक आप लोगों ने पढ़ चुका है और पार्ट 4 तक पढ़ चुका है तो स्वाभाविक है कि आपको जो है पार्ट 5 पढ़ना है। और इस प्रकार आज का जो है पार्ट 5 जो है मानचित्रण है। हम लोग मानचित्रण पर विचार करेंगे, हम और सर मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर हम चाहते हैं बालक मानचित्र को कैसे समझेंगे। अच्छा, इसके तो बारे ये में तो सर बहुत सरल ढंग से बालक को समझना चाहिए। जी जी जैसे अगर हम देश दुनिया को देखते हैं जी। तो देश दुनिया में सड़कें हैं, रेल हैं, कस्बे हैं, द्वीप जी। हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। सबकी जानकारी अगर हम लेना चाहें जी अगर किसी एक ही माध्यम से, तो यह मानचित्र है या ग्लोब है, और मानचित्र के द्वारा हम इसकी जो है जानकारी लेते हैं। अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें मानचित्र है क्या, जी जी, तो इसको आप जो है टू द पॉइंट ऐसे कह सकते हैं कि सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भी भाग को, ठीक है जी, का जो है चपटी सतह या ये कह सकते हैं समतल पर समान अनुपात में प्रदर्शन कर देना, वो मानचित्र कहलाता है। जी ठीक है सर, ग्लोब और मानचित्र में क्या डिफरेंट है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है सर। मुझे लग रहा है कि सभी विद्यार्थियों को उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और जानना चाहिए कि क्या अंतर है। देखिए, अगर हम इसके सुविधाजनक पहलू को ध्यान में रखकर बातचीत करें तो पूरी पृथ्वी को अगर आप जो है देखना चाहें एक साथ, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पृथ्वी को आप देख नहीं सकते हैं, देखे नहीं कभी। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी लोग, आपको ध्यान देना चाहिए कि आप पृथ्वी पर रहते हैं, न कि पृथ्वी को देखें हैं, पृथ्वी के किसी एक भाग को देखें हैं। पूरी पृथ्वी को एक साथ देखना हो तो संभव नहीं है जब तक कि आप इस पर हैं। आप जो है अंतरिक्ष से इसको देख सकते हैं, सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते, इसीलिए जो है हम पृथ्वी से मिलती जुलती आकृति का कुछ गोला बनाते हैं और उस पर पृथ्वी के जो भूभागों को दर्शाने का प्रयास करते हैं, और इसी को जो है ग्लोब कहते हैं। जी, ठीक है। और चूँकि ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप और महासागर एक साथ दिखाए जा सकते हैं, इसलिए हमें जो है इसे जो है इसके द्वारा, यानी ग्लोब से हम विश्व का मानचित्र तैयार कर सकते हैं। ग्लोब में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक साथ पूरे देशों को या पूरे महाद्वीप को, महासागर को, झील को, सागर साथ दिखा सकते हैं। हाँ, उसमें ग्लोब पर नहीं देख सकते, उसको घुमाना पड़ेगा, राउंडेड। बिल्कुल, हाँ, पश्चिम से पूरब। जबकि मानचित्र पर उसी को बना देते हैं, सामने दिखाई देता मानचित्र पे। हाँ, एक साथ सर। हाँ एक सर, साथ सामने दिखाई देता जी फ्रंट जी पे। जी सर। जी, तो ये सर है इसमें। और इसमें एक खास बात यह भी है कि अगर मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग को का जो है अध्ययन करना हो, अध्ययन है, ठीक है। और अगर ग्लोब की बात करें तो इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता, जो ग्लोब है उसकी सहायता से कागज बनाया जाता है। जी, मूलतः देखें तो पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी गोल है, या कह सकते हैं नाशपाती जैसा है। अच्छा, उच्च कक्षाओं में अगर जो आप लोग जो है विद्यार्थी ध्यान देंगे, अभी आप क्लास 6 में हैं, लेकिन अभी उच्च कक्षाओं में जाएंगे, क्लास 7th 8th 12, बाय द वे इसके बाद भी इससे आप MA BA करते हैं, BA MA, तो आप यह पढ़ेंगे कि पृथ्वी जैसा ही है, पृथ्वी की आकृति जियोड है, उसी को हम लोग कहते हैं पृथ्व्याकार। पृथ्व्याकार। हाँ सर, बहुत अच्छा है, ये जो टर्म बालक अच्छे समझ सकते हैं। पृथ्व्याकार, पृथ्वी कैसी है, पृथ्व्याकार, पृथ्वी जैसी है। पृथ्वी जैसी है। हाँ सर जी। तो सर जो है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ा जाए सर। हाँ, क्यों नहीं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं सर, मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं। हाँ सर, ये जान लेते हैं। हालांकि छोटी सी एक चीज़ और है, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं यह ऐड करना चाहता हूँ कि मानचित्र हमारे लिए उपयोगी कैसे है। जी, तो कुछ कुछ जो है खास बिंदुओं को मैं इसमें सर बता दे रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए।
जैसे कि अगर ग्लोब की बात करें तो ग्लोब की तुलना में मानचित्र जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ, दूसरी इसकी खासियत यह है कि यह जो इसमें भूमि, सड़कें, रेल, कस्बों, गांव को जो है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र में अच्छी तरह से देखा जा सकता है एक साथ। ग्लोब में चूंकि राउंडेड होता है तो उसको घुमाना पड़ेगा, एक साथ देख नहीं सकते। तो विद्यार्थियों, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम विश्व का या इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और इसमें जो भी जानकारी चाहें उसे देख सकते हैं। बिल्कुल। जैसे तैयारी इसको बनाएं तो उसमें जो भी जानकारी देख सकते हैं, जबकि ग्लोब पर जो है थोड़ा सा टिपिकल होता है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। इसको आप फोल्ड करके मानचित्र को, यहाँ तक कि कुछ मानचित्र को आप जेब में भी रख सकते हैं। हाँ, तो ज़्यादा छोटे छोटे मानचित्र आते हैं मार्केट में। तो इसके बाद जो आप सर पूछे अभी कि मानचित्र कितने प्रकार के हो सकते हैं, जी जी, तो ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रकार निर्भर करता है इसके उपयोग पर कि कोई भी मानचित्र जो है क्यों बनाया जाए, क्यों बनाया जाए और किस आधार पर बनाया जाए, किस आधार पर बनाया जाए। तो यह मानचित्र जो है चूँकि इसके अनेक प्रकार हैं, लेकिन फिलहाल कक्षा 6 के अनुसार या कक्षा 6 के जो पाठ्यक्रम में जो है आप विद्यार्थियों को केवल 4 प्रकार के मानचित्र पढ़ने हैं। जी, जिसमें पहला है भौतिक मानचित्र। जैसा कि सर आप जानते हैं, विद्यार्थी को समझना चाहिए यह चीज़ कि पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गई, महासागर हो गए, झील हो गए और घाटी हो गई, इन सभी भूभागों को जिस मानचित्र में दर्शाया जाता है, ठीक है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अर्थात ये है कि जिसमें पर्वत, पठार, नदियाँ को दिखाया जा, दर्शाया जा, उन्हें हम भौतिक मानचित्र। हाँ, सीधा एकदम बच्चों को समझना चाहिए। और यह तो एक उद्देश्य हो गया चीज़ों को दर्शाने देखने का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो प्राकृतिक हो गए। अगर हम आते हैं मानवीय पर, जो सांस्कृतिक पहलू है या कह सकते हैं ह्यूमन मेड, मानव निर्मित, तो उन विषयों को देखने के लिए भी कोई मानचित्र चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिसको मनुष्य ने बनाया है, जिसको मनुष्य ने बनाया। हाँ सर, एकदम सही। तो उन विषयों को देखने के लिए एक मानचित्र विशेष रूप से है, उसे बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र, जिसमें आप जो है राज्यों को, नगरों, शहरों, गाँव, विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को बनाते हैं, और इसे जो है राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र, बिल्कुल। सॉरी, इसमें आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोग जो है आप इस साथ में लिख भी सकते हैं, नोटबुक लिए हो पास में, तो इसको रन नहीं हो रहा था, अभी रन हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं मानचित्र के जो प्रकार में 4 प्रकार है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर उसको जो है अपने नोटबुक में लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसमें 2 हो गया राजनीतिक मानचित्र तक। तीसरा मानचित्र जो है का प्रकार जो है थीमेटिक मानचित्र है। एक्चुअली थीमेटिक मानचित्र में जो है कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि आप सड़क मानचित्र बनाना चाहें, वर्षा का मानचित्र बनाना चाहें, वन या उद्योग आदि के वितरण को अगर दिखाने के लिए कोई मानचित्र बनाते हैं, तो इस प्रकार के मानचित्र को जो है थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मतलब कुछ विशेष चीज़ को दर्शाने के लिए, हाँ सर, हम थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। हाँ सर, विशेष, जैसे हाँ स्पेसिफिक, हाँ जैसे सड़क हो गया, वर्षा हो गया, किसी एक विषय को, ठीक है। आगे सर। इसके बाद सर अंतिम जो है मानचित्र का प्रकार इस पाठ्यक्रम में यह है कि भू राजस्व मानचित्र। बच्चों, आप लोग को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस घर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, या आपका विद्यालय जहां है, उस विद्यालय के मानचित्र को भी आप कभी खाली समय में या कभी चिंतन करते हुए बना सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसा इसकी आकृति है, एक खाका बना सकते हैं, तो स्केच होगा। लेकिन अगर उसी को स्केल के साथ, सही दिशा के साथ, दूरी के साथ, प्रतीक के साथ बनाया जाए, जिसमें कि आपका भूमि का बंटवारा दर्शाया गया हो, सिंचित क्षेत्र हो, विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग हो, कार्यालय हो, विद्यालय हो, आपके अधिवास हों, छोटे मोटे अधिवास, उद्योग गृह हों, तो इस प्रकार के मानचित्र को जो है भू राजस्व मानचित्र कहते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बालक तो समझ रहेंगे सही ढंग से। हाँ, और देखिए अभी आपको सर एक चीज़ बताने जा रहे हैं वर्मा सर,
कि गांव, कस्बा, जिला और देश को भी मानचित्र में दर्शाया जाता है। और आपको जो है भू राजस्व मानचित्र कहाँ से मिल सकता है, वर्मा सर आपको बताने जा रहे हैं। आप चाहें तो अपने पिताजी या गांव प्रधान से जो है मिलकर देख सकते हैं इसको। यह सर ने आदेश किया मुझे, सर ने यह सर ने मुझे बताया है कि हमें मानचित्र गांव कस्बे के कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो हमारे गांव कस्बे की देख रेख की जिम्मेदारी लेखपाल की होती है। हाँ और हम जिसे हिंदी में बंदोबस्त अधिकारी कहते हैं, हाँ सर, हाँ, उनसे हम अपने गांव का मैप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम मानचित्रों को एक साथ संग्रह कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो उन्हें हम एटलस कहते हैं और उसे किताब के रूप में हम परिवर्तित कर देते हैं। जी सर। जिन्हें आप लोग जो है उच्च कक्षाओं में एटलस के माध्यम से बहुत सारे मानचित्र पढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। हम दिशाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानचित्र में हम दिशा का अध्ययन कैसे करेंगे। जी सर। तो मानचित्र में सबसे ऊपर की जो दिशा होती है वो नॉर्थ की दिशा होती है, जिसे हम उत्तर दिशा कहते हैं, और ठीक उसके नीचे दक्षिण दिशा होती है। लेकिन दिशा का जब पहले लोग जैसे इसमें सर आप सही बता रहे हैं, उत्तर जो है नॉर्थ, नीचे दक्षिण। हालांकि इसकी ज़रूरत तो तब पड़ी जब लोग सबसे पहले अगर प्राकृतिक अवस्था में आते हैं, सीधे सीधे सोचते हैं कि आदमी जंगल में है और किसी छोटे मोटे झोपड़ी में रह रहा है, तो उसकी आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती गई वो अपने आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण पर निकला। कभी बिल्कुल सर, हाँ, भ्रमण पर निकला। तो उसमें वो कभी भटक जाते थे, जंगल में भटक गए, रेगिस्तान में भटक गए, मैदान में भटक गए, ये होता रहता था उनके साथ। जी। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए जो है जी मानव ने जो है अनेक आविष्कार छोटे मोटे करते गए। हालांकि उन्हीं सभी लोगों के किए गए अनेक कार्यों, रिसर्चों का आज प्रतिफल यह पुस्तक है। अगर आप खुद सोचें कि आप जो है कहीं हैं, आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जब मानव थे तो उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई पुस्तक नहीं थी, कोई किताब नहीं थी, कोई घर नहीं था। लेकिन हाँ, नवपाषाण काल के बाद धीरे धीरे चीज़ें उनमें सुधार होता गया और अंततोगत्वा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना स्वाभाविक हुआ। बड़े बड़े रेगिस्तान, जंगल, समुद्र, यहाँ वहाँ सब भटकते रहते थे। तब इन्हें जो है दिशा जानने के लिए उस समय जब वह दशा जब थी, जब कुछ नहीं पता था, तो उस समय दिशा के लिए उनके पास केवल एक साधन था, वो सूर्य को जानते थे। सूर्य जिस दिशा से उग रहा है सब, उसे वो पूरब मानते थे, या कोई और शब्द उसको रख सकते हैं पूरब के लिए, लेकिन उसे पूरब मानते थे और जहाँ अस्त होता था उसे पश्चिम मानते हैं। और चूंकि ये तो दिन की बात हुई, लेकिन रात में भी विचरण करते थे मानव, बहुत सारे कारणों से। कभी तूफान आया, वर्षा हुई, तो इस वजह से उन्हें रात में भी दिशाओं का ज्ञान की जो है ज़रूरत थी, और उसमें कोई खोज नहीं थे। आज तो आप जो है दिक्सूचक यंत्र के विषय में पढ़ेंगे। अभी आप देख सकते हैं इस पुस्तक स्क्रीन पर कि इसमें दिक्सूचक यंत्र है, इससे आप कहीं भी हैं पता कर लेंगे कि यहाँ ये दिशा है, इस तरफ ये दिशा है। लेकिन उस समय नहीं था। तो उस समय रात के समय दिशा को मालूम करने के लिए लोग यह ध्रुव तारे की सहायता लेते थे, जो कि सदैव उत्तर दिशा में स्थित होता है। और आप लोग को भी यह जानना चाहिए कि ध्रुव तारा क्या होता है, और अपने जो है बड़े पिता और वयोवृद्ध दादा दादी जो भी हैं उनसे सीखना चाहिए, जानना चाहिए, पूछना चाहिए कि ध्रुव तारे क्या हैं, कहाँ हैं, सप्तर्षि तारा जो है कहाँ है, कैसे है। उसकी मदद से आप जो है ध्रुव तारे की जो है स्थिति का आकलन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये रहे प्राचीन जो है तकनीक कि कैसे दिशा को जाने। लेकिन अब हम आते हैं आज की क्या तकनीक है, आज हम जो है दिशा को कैसे समझते हैं, समझ सकते हैं। सर बता रहे हैं, इसको सुनिए आप जो है। या सर ने मुझे आदेशित किया है कि आज के समय में हम कैसे दिशाओं का ज्ञान करेंगे। इस समय जो दिशा ज्ञान करने दिक् सूचक यंत्र, जिसे हम दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस दिक् सूचक यंत्र में उसमें जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, तो उसमें एक साइड में नॉर्थ लिखा रहता है, एक साइड में साउथ लिखा रहता है, दक्षिण दिशा। उससे हम
सुई जहाँ पर स्थिर हो जाती है जिस साइड में, जी उस सर। दिशा को हम उत्तर दिशा कहते हैं, जी सर। और उसके ठीक नीचे वाली दिशा को दक्षिण दिशा कहते हैं। दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। यह ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। ये आगे सर। हाँ सर, आगे। तो ये रहा जो है, इसमें जो एरो होता है दिक्सूचक यंत्र में, उसके बाद आप इसमें एक जो है दिक्सूचक यंत्र, यहाँ कंपास आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कंपास को जो है दर्शाया गया है और इसमें नॉर्थ जो है सेट किया गया है। अगर आप सही दिशा में नहीं रखेंगे तो यह जो है लेफ़्ट राइट होता रहेगा, एकदम सीध हो जाएगा। दोनों बिंदु जो है, जो इसमें गोलाकार बिंदु दिख रहा है, सीध में हो जाएगा। तो उस दिशा में यन जिस तरफ लिखा होगा वह नॉर्थ होगा और उसके जस्ट उल्टे दिशा में साउथ होगा, दक्षिण होगा। ठीक है, तो ये तो रहा एरो का। लेकिन आते हैं इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले मैं जो बताया आपको, प्राचीन अवस्था से तो दिशा के लिए केवल एक सुविधा थी, सूर्य से दिशा ज्ञान करते थे। जिस तरह से उदय हुआ पूरब, जहाँ अस्त हुआ पश्चिम। उसके बाद जो है और थोड़ा समझ बढ़ी, ध्रुव तारा से जो है नॉर्थ की उन खोज कर ली। ज्यों नॉर्थ पता चला या नॉर्थ दिशा का ज्ञान हुआ, तो आप समझिए कि नॉर्थ दिशा का ज्ञान ही जो है मानचित्र के क्षेत्र में क्रांतिकारी जो है परिवर्तन और जो उपलब्धि रही। क्योंकि यह कभी बदलता नहीं, ये हमेशा सदैव एक ही रहता है, किसी भी पोजीशन से देखें। सूरज कभी 6 बजे उगता है, कभी 8 बजे उगता है, तो उसके स्थिति में तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है, निश्चित रहता है, जिससे मैपिंग करने में हमें आसानी सहूलियत होती है। तो इस प्रकार जो है आप जो है चारों दिशाओं का आपको ज्ञान हो गया। अब आप चाहें तो इन चारों दिशाओं की सहायता से उसके बीच की दिशा का भी कुछ नाम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उत्तर दिशा हो गई, एक दक्षिण हो गई, पूरब पश्चिम। अगर उत्तर और पूरब के बीच की दिशा का कोई स्थान हो जिसको आप लोकेट करना चाहें, तो आप तो ये नहीं कह सकते हैं कि पूरब और पश्चिम के बीच में, ऐसा कह भी सकते हैं। लेकिन आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक ये है कि आप कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व मीन्स उत्तर और पूर्व के बीच का, या फिर इसके लिए दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इस तरह से दिशाएं पूरी जो है 8 हो गई, जिन्हें आप इसमें देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। सबसे ऊपर है उत्तर, दिख रहा है? ठीक है, देखिए अच्छे से। नीचे देखिए, इसमें दक्षिण है। मानचित्र में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर होती है। ठीक है, और उत्तर सदैव ऊपर होती है, तो उसके जस्ट अपोजिट या उल्टे साइड नीचे कह सकते हैं दक्षिण होता है। दाहिने पूरब होता है, बाएं पश्चिम। तो इसमें उत्तर और पूर्व दोनों के बीच की जो दिशा है उसका नाम है उत्तर पूर्व दिशा। दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच की दिशा का नाम है दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दोनों दिशा के बीच का नाम है दक्षिण पश्चिम। आपको क्लियर कट दिख रहा है इसमें स्पष्ट रूप से। और उत्तर और पश्चिम दोनों दिशा के बीच की कोई दिशा है तो उसका नाम है उत्तर पश्चिम दिशा। तो इस प्रकार यह जो है दिशाएं हो गई। लेकिन देखिए, हम लोग यह पढ़ रहे हैं इस समय फिलहाल कि मानचित्र के घटक क्या है। तो इसमें एक दिशा घटक हो गई, दूरी को मापने का एक, ये चूँकि मानचित्र है तो उसमें दूरी निश्चित है, 2 स्थान होंगे। जी बिल्कुल, हाँ, उसके बीच दूरी होगी। तो एक हम लोग मानचित्र में दिशा पढ़ लिए। दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं, दूरी पढ़ेंगे। दूरी एक छोटा सा इसमें मापक भी पढ़ सकते हैं, इसके बाद भी दूरी को रख सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं सर। तो मापक, हाँ, तो मापक जो है स्पष्ट रूप से इस पर लिखा है, आप इसी को पढ़ लें। सबसे सरल विषय यही है, जिसमें पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। ठीक है, आप इसी को जो है कंठस्थ कर लेंगे या समझ लेंगे। पहले तो मैं समझा दिया कि जो है वास्तविक दूरी जो स्थल पर है
और मानचित्र पर जो आप दूरी बना रहे हैं दो स्थानों की, जैसे कि आप हैं फरह के और विद्यालय है परखम में, अगर दोनों स्थानों के बीच की दूरी 4.5 किलोमीटर या मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब हम कहें कि आप फरह और परखम का एक जो है मानचित्र बनाइए। अगर सच में आप बना सकते हैं, मान लेते हैं हम यह बात, तो आप जो है इतना बड़ा कागज़ या कोई ऐसा दीवार नहीं बना पाएंगे कि जिस पर जो आप 5 किलोमीटर दूरी बड़ा जो है मानचित्र बना लें। तो इस समस्या के समाधान के लिए आपके पास विकल्प यह है कि आप 5 किलोमीटर बराबर को मान लें कि 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार 5 किलोमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर के मानचित्र पर इस फरह और परखम के जो है रोड को बना सकते हैं, छोटा सा रोड। इसका मतलब बच्चे इस बार समझ सकते हैं हाँ सर, कि पैमाने द्वारा किसी दूरी को हम लघुकृत करते हैं, लघु छोटा कर सकते हैं। हाँ। और फिर उसे हम कागज पर दर्शा सकते हैं और मानचित्र को बना सकते हैं। जी सर। जैसे हमारे फरह से परखम की दूरी 6 किलोमीटर मान लिया है, जी तो सर। 6 किलोमीटर को हम 6 सेंटीमीटर मान करके उसकी मैपिंग को बना सकते हैं। जी सर। जी सर। तो यह हुआ जो है आपको समझने का जो है सबसे आसान तरीका, और आप इसे समझ चुके हैं। चूँकि फिर भी अगर कोई आपको जो है समझने में जो है समस्या है, तो आप जो है मैसेज करके या सुबह 8:30 से और दोपहर में 1 बजे तक जो है फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आप मैसेज से ही पूछेंगे, ठीक है। प्राथमिकता आपको यही होनी चाहिए, ताकि वो प्रश्न किसी और भी बच्चे का हो तो वह भी उसे बिना पूछे ही समझ लें। जी, ठीक है। आइए अब समझते हैं दूरी। तो मापक समझ लिए हम लोग, तो दूरी पर विचार करते हैं। ध्यान रखिए, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं मानचित्र में। अभी तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे अगली कक्षा में कि इसमें संकेत भी होते हैं। कल की क्लास में हम लोग संकेत को भी पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल दूरी तक ही पढ़ेंगे। जी। तो मानचित्र जो है एक आरेखण होता है, सीधा सीधा, जिसमें आप जो है पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को छोटा करके कागज़ पर या पन्ने पर या कपड़े पर या दीवार पर जो है बना सकते हैं, ठीक है। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जा सकते हैं। देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसा मानचित्र हो जो बहुत छोटा हो, आपको देखने में दुरूह हो, यह उस दशा की मैं बात कर रहा हूँ जब मानचित्र बनाने के जो है निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि उस समय कागज़ पे बनाए जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे मानचित्र, लेकिन कुछ मानचित्र यदाकदा बहुत छोटे थे। तो आप मानचित्र जो छोटा है उसे बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कोई मानचित्र है 4x4 वर्ग स्क्वायर मीटर में, ठीक है, लेकिन आपकी ज़रूरत है कि नहीं उसको आप जो है 5x5 स्क्वायर मीटर में देखना चाहते हैं इस आकार में, तो आप उसी अनुपात उसको बड़ा कर सकते हैं। यानी लघुकृत भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। तो इसमें आप जो है यह तभी संभव हो सकता है जब आप जो कागज़ पर एक छोटी दूरी जो कि स्थल की बड़ी दूरी को प्रदर्शित करता है को एक पैमाना मान लें और उसी के अनुसार उसको बनाएं। तो जो है सर से अनुमति लेकर हम समझ रहे हैं कि आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त किया जाए। और इसके बाद जो है अगली कक्षा में फिर क्लास में फिर मिलेंगे, जिसमें हम लोग जो है एक घटक इसमें बचा है संकेत, मानचित्र का संकेत के विषय में कल पढ़ा जाएगा। और हाँ, आप लोग जो है आप लोग के पास पुस्तक होगी कक्षा 6 की, जिसका नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। इसमें आप जो है पेज संख्या इसमें है 40 तो पढ़ सकते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत मामूली चीज़ें बताने की, लेकिन फिर भी मैं बता दिया कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें और इसको नोट डाउन कर लें। ज़रूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसको लिखें, पढ़ें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।